कल हमने स्टार्ट कर दिया था इसको, 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे और इन पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था कि उसको जो एडम स्मिथ है जिसने इस लेसन को लिखा है, कुछ पुरानी चीजों को एक दिन वो संभाल रहा था, देख रहा था, तो उसको एक स्लैक्स मिला और उसके नीचे से जो उसके पैंचे थे वो जले हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी ने उनको आग के ऊपर पकड़ के रखा हो। तो उसको याद आई अपनी पुरानी बात। एक्चुअली वो भारत के अंदर, इंग्लैंड का है ये, लेकिन जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब अंग्रेजों का राज था यहाँ पर, उस समय ये एडम एडम स्मिथ, ये क्या नाम है इसका, एडी स्मिथ, एडी स्मिथ जो है ये भारत, इसकी पोस्टिंग हुई थी एक सैनिक के रूप में। तो हैदराबाद स्टेट जो था उस समय, वहां पर बेगमपेट नाम की जगह पर इसकी पोस्टिंग हुई थी। और ये उस घटना को बता रहा है कि वो जो पायजामा जो था इसका, जो वो जल गया था, उससे जुड़ी हुई एक घटना इसके जीवन में क्या घटी है, कैसे व्यक्ति को इसने देखा, तो क्या था उसके साथ में। तो ये बता रहा है कि एक दिन वो खाना वाना खा पी के सिकंदराबाद से वापस आ रहा था, रात का समय था। तो अब यहां तक हो चुका है कि वो आ रहा था, ट्रक में आ रहा था वो, अपने ट्रक को चलाता हुआ। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा जरा आप। जितना आप ध्यान से सुनोगे, क्वेश्चन आंसर आपके लिए इजी हो जाएंगे। आप में से ज्यादातर लोग अब अच्छे से अंग्रेजी बना लेते हैं, तो आप अगर ध्यान से सुन लेंगे फैक्ट्स को, तो आपको इजी हो जाएगा आंसर्स लिखना। आप एक बार ट्राई कीजिए मेरे साथ। आई हैड रीच्ड द पॉइंट where the road, such as it was divided, and as I was swinging into the left hand fork towards the camp, I caught a glimpse of something in the headlights over on the right hand fork. This was a little more than a cart track which led to a small village called Firozguda. थोड़ा बड़ा सेंटेंस है, घबराने की जरूरत नहीं है, बड़े सेंटेंस से भी समझने की कोशिश कीजिए आप इसको। अब वो गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है, ट्रक चलाता हुआ आ रहा है, सीन को अपने दिमाग में क्रिएट कीजिए आप। जंगल है, ट्रक चलाता हुआ आ रहा है वो। तो आई हैड रीच्ड ए पॉइंट, मैं एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका था गाड़ी चलाते हुए, वेयर द रोड, जहां पर वो सड़क, सच एज इट वाज डिवाइडेड, यानी कि मैं ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया जहां से वो सड़क डिवाइड हो गई। डिवाइड कैसे हो गई, इधर देखो मेरी तरफ, ये जैसे रोड आ रही है, दिख रहा है आपको, पूरी रोड आ रही है सीधी, और एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर ये रोड डिवाइड हो गई। एक सीधी आ रही है, एक रोड इस तरफ निकल गई और एक रोड इस तरफ निकल गई, वो रोड बट गई। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? वो उस पॉइंट, Yes, sir. हाँ, वो उस पॉइंट पे पहुंच गया, उस पॉइंट पे वो पहुंच गया था। एंड एज आई वॉज स्विंगिंग इन टू द लेफ्ट हैंड फॉक, एक्चुअली अब आप ऐसे समझिए कि वो जो दो सड़क आ गई थी, तो वो बाई तरफ वाली जो सड़क थी, बाई तरफ वाली सड़क उसके कैंप की तरफ जाती थी, और दाई तरफ वाली जो सड़क थी वो कहीं और जाती थी। अब समझिए जरा सिचुएशन को। क्लियर हो गई बात आपको? आगे आया, सड़क ऐसे चली, आगे आने के बाद सड़क डिवाइड हो गई, एक सड़क में से दो सड़क निकल गई, मतलब एक चली गई दाई तरफ, एक चली गई बाई तरफ। बाई तरफ वाला जो सड़क था, उस सड़क के ऊपर इसका कैंप था जहां इसको जाना था, यानी कि इसको बाई तरफ जाना था। अब ये क्या किया इसने, समझना जरा सिचुएशन को, मैं फिर बताऊंगा। जैसे ही ये उस पॉइंट पे पहुंचा, तो पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसको तो पता था कि मुझे लेफ्ट साइड में जाना है, तो इसने अपना स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे मोड़ा। लेफ्ट साइड पे जाएगा तो स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे मुड़ेगा ना, तो इसने मोड़ भी दिया था, और गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट साइड वाली जो सड़क थी उस पर बढ़ भी चुकी थी। लेकिन क्या हुआ, समझना और सुनना मेरी बात को।
लाइट जली हुई थी, रात का टाइम था। अब जब गाड़ी सीधे आ रही थी तो लाइट पूरी पड़ रही थी ना, सामने सड़क के सामने पड़ रही थी बिल्कुल लाइट। और जैसे ही वो गाड़ी मुड़ने लगी, तब भी वो लाइट ऐसे घूमते हुए ही तो आएगी ना। तो वो लाइट जब ऐसे घूमते हुए आ रही थी बाईं तरफ वाली सड़क पर गाड़ी के साथ साथ, तभी उसने क्या देखा, एक सीन। दाईं तरफ वाली सड़क पर क्या सीन देखा उसने, भाई ये गाड़ी आ रही है, उसको इधर मुड़ना है, इधर की तरफ इस वाले पे, वो तो इधर मुड़ गया था थोड़ा सा, लेकिन मुड़ते मुड़ते उसने अपनी गाड़ी के लाइट में, वो तो बाईं तरफ मुड़ गया था, दाईं तरफ वाली सड़क पर उसने एक सीन देखा। और क्या सीन देखा उसने रात के अंधेरे में, कि एक आदमी सड़क के ऊपर पड़ा हुआ था और कुछ लोग उसे मार रहे थे। सीन समझ में आ गया आपको? अब वही कह रहा है यहां पर, ये एज आई वॉज स्विंगिंग, स्विंगिंग का मतलब ऐसे झूल जाना स्टेयरिंग के ऊपर। ट्रक का स्टेयरिंग है तो मोड़ने में भी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, कार का तो पावर स्टेयरिंग होता है, ऐसे मुड़ जाता है बड़ी आसानी से। ये और मिलिट्री के ट्रक कितने भारी होते हैं, उनके स्टेयरिंग बहुत भारी होते हैं, तो उसको ऐसे दाईं तरफ मोड़ने के लिए वो झुक गया, ऐसे पूरा जोर लगाना पड़ता है। तो ऐसे जब वो झुक गया था, इनटू द लेफ्ट हैंड फॉर्क टुवर्ड्स द कैंप, यानी कि बाईं तरफ वाले फॉर्क पर कैंप की तरफ, आई कॉट ए ग्लिम्प्स। आई कॉट ए ग्लिम्प्स का मतलब मेरी नजर में आया। आई कॉट ए ग्लिम्प्स, मुझे एक झलक मिली, मैंने एक झलक देखा, या मेरी नजर में आया, ऑफ समथिंग, कोई चीज, किसी चीज की झलक मिली मुझे, इन द हेडलाइट्स। इन द हेडलाइट्स का मतलब जो गाड़ी की हेडलाइट थी उसका जो उजाला था, उसमें मुझे कोई चीज दिखाई दी। ओवर ऑन द राइट हैंड फॉर्क, कहां दिखाई दी, दाईं तरफ वाले जो सड़क मुड़ी हुई थी, दाईं तरफ जो सड़क जा रही थी उसके ऊपर। दिस वॉज अ लिटिल मोर देन अ कार ट्रैक, और ये जो सड़क थी जो दाईं तरफ जा रही थी, ये एक पगडंडी जैसी थी। पगडंडी जैसी का मतलब जिसके ऊपर केवल एक बैलगाड़ी चल सकती है, उससे थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी होगी बस, ऐसी सड़क थी। विच लैड, विच आ रहा है उस सड़क के लिए, लैड का मतलब जाती थी, जो जाती थी, कहां जाती थी, टू ए स्मॉल विलेज कॉल्ड फिरोजगुड़ा। यानी कि जो दाईं तरफ वाली सड़क थी जो एक पगडंडी जैसी थी जिसके ऊपर एक बैलगाड़ी चल सके, वो सड़क कहां जाती थी, पास में एक गांव था जिसका नाम था फिरोजगुड़ा। ये दाईं तरफ वाली सड़क तो फिरोजगुड़ा जाती थी, और बाईं तरफ वाली सड़क उसके कैंप में जाती थी। और बाईं तरफ वो मुड़ भी चुका था अपने कैंप में जाने के लिए, तभी उसने लाइट में कुछ देखा। क्या देखा, आई स्टॉप्ड द ट्रक, और जैसे ही मैंने कुछ देखा, मुझे लगा यार पता नहीं क्या चीज है, तो आई स्टॉप्ड द ट्रक, मैंने ट्रक को रोक दिया। एंड रिवर्स्ड, रिवर्स समझते हो ना आप, वर्ब है यहाँ पर, यस गाड़ी सर। को रिवर्स किया मैंने, रिवर्स वर्ब हो गई यहाँ पर, रिवर्स वर्ब होती है गाड़ी को पीछे करना। एंड रिवर्स्ड इट बैक, और मैंने उसको पीछे रिवर्स किया, अलोंग द रोड, सड़क के साथ साथ, अंटिल द हेडलाइट्स शोन अक्रॉस टू वेयर समथिंग हैड फर्स्ट अट्रैक्टेड माय अटेंशन। और मैं तब तक गाड़ी को मोड़ करके पीछे लेता चला गया जब तक कि गाड़ी का जो फोकस था हेडलाइट का, वो वापस उसी जगह पर नहीं पहुंच गया जहां पर मैंने कुछ देखा था। अब उस गाड़ी की पूरी पूरी लाइट उस चीज के ऊपर, उस दृश्य के ऊपर पड़ रही है जो उसको दिखाई दे रहा है। क्या देखा उसने, एंड आई वॉज जस्ट इन टाइम टू सी शैडोई फिगर्स डिसअपेयरिंग। और जैसे ही लाइट पड़ी ना दोबारा, तो मैंने, इतना तो मैंने देख लिया था, मैंने कुछ आकृतियों को, अंधेरे में कुछ अंधेरी आकृतियों को मैंने वहां से गायब होते हुए देख लिया था। जैसे ही वापस से लाइट पड़ी ना वहां पे, तो मैंने देखा कुछ लोग वहां से भाग रहे थे, लाइक मैड अक्रॉस द रफ ग्राउंड, बिल्कुल पागलों की तरह। जो खुरदुरी जमीन थी वहां पर, जो मैदान था उसके दूसरी तरफ वो भाग रहे थे, ये तो मैंने देख लिया था। whoever they were, कौन थे वो जो भी कोई थे। whoever का मतलब जो भी कोई, whoever they were obviously intent
on putting as much distance between themselves and me as they could in the shortest time. जो भी कोई वो रहे होंगे, they were obviously intent, स्पष्ट रूप से उनका ये इरादा था, on putting as much distance, ज्यादा से ज्यादा दूरी रखना, between themselves and me, यानी कि वो इतनी तेजी से भाग रहे थे, उनका यही इरादा था कि मेरे और उनके बीच में ज्यादा से ज्यादा दूरी रहे, यानी कि उनको ये डर था कि कहीं मैं उनको पकड़ ना लूं, इसलिए वो मुझसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। क्लियर हो गई बात आपको? यस सर। सो आई लेट देम गेट ऑन विद इट, और मैंने भी जाने दिया उनको। सो आई लेट देम गेट ऑन, लेट देम गेट ऑन का मतलब उनको ऐसा करने दिया। कैसा करने दिया? वो वहां से भाग रहे थे, गायब हो रहे थे, तो मैंने भी उनको भागने दिया। बिकॉज आई कुड नाउ सी what appeared at first sight to be a bundle of white clothing on the ground, क्योंकि अब मुझे एक दृश्य दिखाई दे रहा था। what appeared at first sight, जो कि मुझे पहली नजर में दिखाई दिया, a bundle of white clothing, एक सफेद कपड़ों का कोई बंडल जैसा था, कोई गठरी जैसी बनी हुई थी, on the ground, जमीन के ऊपर कोई सफेद कपड़ों की एक गठरी सी पड़ी हुई थी वहां पे। और ये जो भागे थे लोग, ये यहीं से भागे थे, इस गठरी के पास से। अब क्या है इस गठरी, ये क्या है इस गठरी का राज? रात का अंधेरा, जंगल, सन्नाटा, बट वॉट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन, वॉट ऑन क्लोजर इंस्पेक्शन का मतलब, क्लोजर का मतलब बहुत नजदीक से, इंस्पेक्शन का मतलब परीक्षण, निरीक्षण। आई न्यू टर्न आउट टू बी एन एल्डरली इंडियन, लेकिन जब मैं पास जाकर के मैंने उस गठरी को देखा, तो वो कोई कपड़े की गठरी नहीं थी, बल्कि वो एक बुजुर्ग सा कोई भारतीय था, तो पड़ा हुआ था वहां पे। ही वॉज लाइंग क्वाइट स्टिल, लाइंग का मतलब लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। क्वाइट स्टिल का मतलब बिल्कुल स्थिर, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं। एंड आई फेयर्ड द वर्स्ट, और मेरे मन के अंदर आशंका हुई कि कहीं कुछ बुरा तो घटित नहीं हो गया, मुझे लगा कि कहीं मर तो नहीं गए। बट एज आई नेल्ट डाउन टू बिसाइड हिम, लेकिन नेल्ट डाउन का मतलब झुकना, जैसे ही मैं अपने घुटनों के बल नीचे झुका, बैठा, ही ओपनड हिज आईज, मैं जिसको मरा हुआ मान रहा था एक तरीके से, और जैसे ही मैं नीचे झुका, मैं बैठा, तो भैया उसने तो अपनी आंखें खोल दी एकदम। हिज फेस वाज कवर्ड विद ब्लड, और उसका चेहरा खून से लथपथ। एंड इट वाज ऑब्वियस, और बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल स्पष्ट था, दैट समवन had been doing a pretty thorough job of putting the boot into him. Putting the boot into him का मतलब ये कि उसकी खूब कुटाई पिटाई करना, और उसके चेहरे से, उसके शरीर की हालत देख के साफ साफ लग रहा था, क्या लग रहा था? कि किसी ने बहुत देर से कोई इसकी कुटाई कर रहा था यहाँ पे। thorough job of putting the boot into him, थॉरो जॉब का मतलब अच्छा खासा काम, पटक के खूब कुटाई करना। और पुटिंग द बूट इनटू हिम, इसको आप एक इडियम मान लीजिए यहां पर, इसका मतलब है पिटाई करना, खूब मारना उसको, लात से, घूंसों से। क्लियर हो गई आपको? ठोकरों से मान लीजिए आप, पड़ा हुआ है, ठोकरों से मारा जा रहा है उसको, पुटिंग बूट इनटू हिम। अब पहली बात तो मैं एकदम घबरा गया उसको देख के, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली। है, डर लगता है रात के टाइम पे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। Not for the first time in my life, I then wished that I was a good soldier who always carried his field dressing kit in the specially provided pocket of his slacks instead of the usual tin of cigarettes. But not being a good soldier, I had to do the best
I could with a large pocket handkerchief, and when I had managed to clear the blood from his face, I could see that he was indeed a very old Indian, and I was beginning to get more than a little worried. बड़ा सेंटेंस है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए एक बात समझिए आप, वो एक सैनिक था, सिपाही था, तो इनको जो कपड़े मिलते हैं, इनको जो वो स्लैक्स मिला हुआ था जिसमें काफी सारे जेब होते हैं, पॉकेट होते हैं, आप समझिए इस बात को। एक जो सोल्जर का जो पैंट होता है या उसका जो पायजामा होता है, जो स्लैक्स होता है उसका, उसमें बहुत सारे पॉकेट्स होते हैं, और पॉकेट्स होते हैं तरह तरह की चीजों को रखने के लिए। और उनके लिए ये भी एक कहा जाता है कि भाई आपको अपने पॉकेट के अंदर कोई फर्स्ट एड के लिए कोई छोटी मोटी दवाई, कोई छोटी मोटी पट्टी, रुई ऐसी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आप सोल्जर हो, कब आपको लड़ना पड़े, कब आपके चोट लग जाए तो आपको वो काम में आती है। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, और ये इसकी आदत थी, ये अपने पॉकेट में कभी ऐसी चीजें रखता ही नहीं था, ये जो सोल्जर है एडी स्मिथ। तो वही बात यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं था मेरी जिंदगी में, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई देन विश्ड, ऐसा पहली बार नहीं था जब मेरी ये इच्छा हुई थी कि दैट आई वॉज अ गुड सोल्जर, कि मैं एक इतना अच्छा सैनिक होता। ऑलवेज कैरीड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट इन द स्पेशली प्रोवाइडेड पॉकेट ऑफ हिज स्लैक्स, कि उसके स्लैक्स के अंदर जो स्पेशली पॉकेट्स होते हैं उनके अंदर कोई ड्रेसिंग किट होती है, एक पट्टी, रुई, इंस्टीड ऑफ द यूजुअल टिन ऑफ सिगरेट्स। हाँ, और ये उन पट्टियों के बदले में, उन दवाइयों के बदले में अपनी जेब में क्या रखता था, सिगरेट के पैकेट। तो ये सोचता है कि यार काश मैं इतना अच्छा सिपाही होता कि इन सिगरेट के पैकेट्स की जगह अगर मेरे पॉकेट के अंदर आज कोई मेडिकल किट होती, कोई छोटी मोटी फर्स्ट एड की, तो मैं आज इस ये जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, इसके खून वून पहुंच देता, पट्टी वट्टी कर देता। मतलब समझ में आ गई मेरी बात आपको? अब वो क्या कर सकता था, खून कैसे पहुंचे उसका, जो खून निकल रहा है। तो आई हैड टू डू द बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा मैं यही कर सकता था। आई कुड विद अ लार्ज पॉकेट हैंकरचीफ, कि मेरी जेब के अंदर एक बहुत बड़ा रुमाल था, वो था मेरे पास, बस वो मैंने निकाला। एंड व्हेन आई हैड मैनेज टू क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, और जब मैंने जैसे तैसे करके, जब मैंने उसके चेहरे से वो खून साफ किया, आई कुड सी दैट ही वॉज इंडीड अ वेरी ओल्ड इंडियन, तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था, मैं देख सकता था कि वास्तव में वो एक बहुत ही बुजुर्ग, बहुत ही बुजुर्ग भारतीय था। एंड आई वॉज बिगिनिंग टू गेट मोर देन अ लिटिल वरीड, और मुझे और थोड़ी चिंता होने लग गई। मैंने कहा यार इतना बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है, क्या पता है इतनी कुटाई हुई है इसकी, अभी इतनी पिटाई हुई है, इस मार को बर्दाश्त भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कहीं मर नहीं जाए। ही हैड एविडेंटली टेकन अ सीवर बीटिंग, और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी बहुत जबरदस्त पिटाई हुई थी। एंड आई डिड नॉट वांट टू मूव हिम, और मैं तो उसको, मेरी तो इच्छा भी नहीं थी कि मैं उसको हिलाऊं, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था, बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट इंटरनल इंजरीज ही माइट हैव, क्योंकि मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि इसको कहाँ कहाँ चोट लगी है, पता नहीं कहाँ कहाँ चोट लगी होगी। इतना पतला दुबला सा कमजोर सा बूढ़ा सा व्यक्ति है, पता नहीं कितनी हड्डियां इसकी टूट गई होंगी, मैं इसको कहीं हाथ लगाऊं और क्या पता चले कि वहीं से टूटा हुआ पड़ा है। मतलब इस तरीके से वो पड़ा हुआ था, ऐसे पड़ा हुआ था वो, कि देखने में ऐसे लग रहा था पता नहीं पूरा शरीर ही टूट फूट गया, इसको हाथ भी लगाऊं या नहीं लगाऊं मैं, क्या पता लगे कि जहां हाथ लगा रहा हूं वहीं से टूटा हुआ हो। ऐसी मेरे मन के अंदर आशंका थी उसकी हालत को देख के। On the other hand, I didn't feel I could leave him where he was while I drove on to the camp for help. अब वो सोच रहा था क्या करूं, इसके पता नहीं कितनी चोट लगी है, मैं इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं, पता नहीं और कहीं ज्यादा लग जाए इसके। अब वो सोच रहा था कि मैं अपने कैंप में जाऊं और जाकर के वहां से कोई हेल्प इसके लिए लेकर के आऊं, कुछ और लोगों को लेकर के आऊं। लेकिन अब वो सोच रहा था कि यार अकेला कैसे छोड़ के जाऊं इसको मैं, रात का अंधेरे का टाइम है। वो दोनों बातें उसके मन में चल रही हैं। मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था, क्या करूं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसको छोड़ के जाऊं और लोगों को लेके आऊं, इसको उठा के डाल दूं गाड़ी में। तभी क्या हुआ,
I did not know what to do, and on that he stood up quite simply. और मैं तो अभी सोच रहा था इसका मैं क्या करूं, और वो तो एकदम खड़ा हो गया जी। जिसको मैं सोच रहा था पता नहीं कितनी चोट लगी है, इसके हाथ पैर टूट गए होंगे, वो तो एकदम साधारण तरीके से खड़ा हो गया। और लाइक दैट ही स्टूड अप, आई वाज लेफ्ट स्क्वेंटिंग ऑन द ग्राउंड, और वो तो खड़ा हो गया और मैं जमीन के ऊपर बैठा रह गया, पंजों के बल बैठा हुआ तो था ही मैं। And while I was hastily trying to muster my sketchy knowledge of Urdu to ask him if he was all right, he gave me my second surprise of the evening, thanking me in perfect English for my timely intervention. सुनिए अब आप, अब खड़ा तो हो गया वो। अब मैंने सोचा कि भाई चलो इससे इसके हालचाल पूछ लें, ठीक तो है ना। तो अब मैं ये भी जानता था कि ये तो बेचारा गांव का कोई भारतीय है, इसको अंग्रेजी तो आती नहीं होगी। अब ये एडी स्मिथ की भाषा तो इंग्लिश थी। अब ये सोच रहा था मैं कैसे पूछूं, क्योंकि इसको तो इंग्लिश आती नहीं होगी, इंग्लिश में तो पूछ नहीं सकता। तो वो हिंदी और उर्दू, उस समय उर्दू मिक्स चलती थी, हिंदी चलती थी, तो उन शब्दों को इकट्ठा करके अपने माइंड में सोच रहा था कि मैं इन शब्दों को यूज करके इससे उर्दू में या हिंदी में ये पूछूं कि भाई तू ठीक तो है ना। अभी मैं सोच ही रहा था उन शब्दों को, और तभी पता है क्या हुआ, वो जो गांव का दिखाई देने वाला व्यक्ति मेरे को अंग्रेजी में थैंक यू बोला, और उसने मेरे को बड़े अच्छे से थैंक यू बोला अंग्रेजी में। और इस बात के लिए उसने मुझे थैंक यू बोला कि मैंने टाइम पर आ गया और मैंने आकर के उसको बचा लिया। इतनी बात उसने बोली इंग्लिश में, परफेक्ट इंग्लिश में। एडी स्मिथ का तो दिमाग खराब हो गया कि ये आदमी है क्या है, इस आदमी को अंग्रेजी आती है इतनी परफेक्ट, इतनी कुटाई होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, इसको खड़ा हो गया। वो तो सोच रहा था मर गया होगा। है बात तो रहस्य में ही है, वही सेंटेंस लिखा हुआ है। आई वॉज हेस्टिली ट्राइंग, मैं जल्दी से कोशिश कर रहा था, टू मस्टर अप माई स्केची नॉलेज ऑफ उर्दू, उर्दू की जो मेरी बहुत टूटी फूटी थोड़ी बहुत जानकारी थी उसको मैं इकट्ठा करने की, टू आस्क हिम इफ ही वाज ऑल राइट, जिससे कि मैं उससे पूछ सकूं कि भाई वो ठीक है ना। तो ही गेव मी माई सेकंड सरप्राइज ऑफ द इवनिंग, और उसी शाम का दूसरा आश्चर्य भी उसने मुझे दे दिया। कैसे? थैंकिंग मी इन परफेक्ट इंग्लिश, मुझे परफेक्ट इंग्लिश में धन्यवाद देते हुए, फॉर माई टाइमली इंटरवेंशन, किस बात के लिए धन्यवाद देते हुए, कि समय पर मैंने हस्तक्षेप किया, मैं वहां पर आ गया बीच में और वो बच गया। दोज वर द वर्ड्स ही यूज्ड, ये शब्द उसने बोले थे इंग्लिश में। आई एम वेरी मच थैंकफुल ऑफ यू सर दैट यू केम ऑन टाइम एंड सेव्ड मी फ्रॉम दोज पर्सन्स, फ्रॉम दोज पीपुल। इतना इंग्लिश में बोलना है यार एक गांव के व्यक्ति के लिए, और ये आज की बात नहीं है, ये पुरानी बात हो गई। आश्चर्य तो होता ही है। एंड यू कैन इमेजिन हाउ incongruous this sound coming from a ragged barefoot Indian whose worldly possessions seem to be tied in the usual mysterious bundle somewhere in his धोती। और आप कल्पना कीजिए जरा आप कि किस प्रकार से एक फटे हाल व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे हुए, गांव का नंगे पैर चलने वाला एक भारतीय, जिसके संसार की सारी दौलत उसकी धोती में ही बंधी रहती है, ऐसा व्यक्ति इतनी परफेक्ट इंग्लिश कैसे बोल रहा है यार, हैं? बड़े उसको आश्चर्य हुआ। He then went on to tell me that his assailants had been two Anglo-Indian youths. उसके बाद उसने मुझे बताता रहा कि देखो मेरे ऊपर जो हमला करने वाले जो दो लोग थे वो एंग्लो इंडियंस थे, बट ही हैड नॉट सफर्ड टू ग्रेटली एट देयर हैंड्स। लेकिन उसने ये भी बताया कि उनके हाथ मेरी ज्यादा पिटाई नहीं हुई, मतलब मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, बिकॉज ही हैड नॉन दैट आई वुड बी कमिंग अलोंग शॉर्टली एंड वुड स्टॉप। क्योंकि मुझे मालूम था, वो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मुझे मालूम था कि थोड़ी देर में तुम मुझे बचाने के लिए आओगे, ये लो आप, इसको पहले से पता था, मुझे मालूम था कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगे, तुम यहां पर रुकोगे,
एंड ही हैड देयरफॉर कवर्ड हिज फेस विद हिज हैंड्स, और इसलिए उसने बताया, इसलिए मैंने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया, एंड प्रिटेंडेड टू बी अनकॉन्शियस, और मैं ऐसा नाटक करने लग गया उनके सामने जैसे मैं बेहोश हो गया हूँ। तो आदमी जब कुटता पिटता एकदम बेहोश हो जाता है तो मारने वाला भी कम मारता है ना, फिर उसको छोड़ देता है मारना कि चलो बेहोश हो गया, पता नहीं मर नहीं गया हो। तो ये कह रहा है कि मुझे पता था, कहता है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि मुझे पता था तुम आओगे, यहाँ पर रुकोगे, और इसलिए मैंने, और मुझे पता था जल्दी आओगे तुम, इसलिए मैंने क्या किया था, जब वो मुझे मार रहे थे तो मैंने अपना चेहरा ढक लिया और बेहोशी का बहाना कर लिया, मैंने बेहोशी का नाटक में करने लग गया। When I asked him why the two youths had beaten him up, he brushed my question aside. और जब मैंने उससे पूछा, एडी स्मिथ कह रहा है कि वो दो युवक, उन दो युवकों ने उसको इतना क्यों मारा, तो ही ब्रश्ड माई क्वेश्चन असाइड, तो वो मेरे प्रश्न को टाल गया। ब्रश्ड असाइड, टाल जाना। सो आई डिडंट प्रेस द पॉइंट, मैंने भी ज्यादा जोर नहीं डाला उस बात के ऊपर। आई देन आस्क्ड हिम हाउ ही हैड नोन दैट आई वुड कम टू हिज रेस्क्यू, फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम एक बात बताओ, तुम्हें ये बात कैसे पता चली कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा अभी। बट द ओनली रिप्लाई आई गॉट टू दिस क्वेश्चन वाज, लेकिन इस प्रश्न का मुझे ये जवाब मिला। क्या जवाब मिला? सम थिंग्स आर नॉन टू ऑल साहेब, अदर्स टू ओनली अ फ्यू, और वर्ड्स डू टू दैट इफेक्ट। और पता है उसने क्या कहा इंग्लिश में? उसने कहा कि साहेब कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको पता होती हैं, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। कहने का मतलब ये है कि वो इस बात को भी टाल गया। कहने का मतलब ये था उसका कि अब कैसे मुझे पता चला, छोड़ो, बस मुझे पता चल गया। I was trying to work out a tactful way of asking him how he came by his excellent knowledge of English. अब मैं अभी उससे ये पूछने की कोशिश कर ही रहा था जैसे तैसे करके, जोड़ तोड़ करके, यार तुम्हारे को इतनी इंग्लिश का इतना अच्छा ज्ञान कैसे है। So when he stopped me in my tracks by remarking, और मैं सोच ही रहा था माइंड में, और तभी ऐसे लगा जैसे उसको पता चल गया था मैं क्या सोच रहा हूं, और उसने मुझे ये कहते हुए रोक दिया कि हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस कंपेयर्ड विद हाउ द माइंड बिहेव्स। उसने कहा कि सर शरीर को मत देखो आप, शरीर पे क्या पहन रखा है क्या नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज शरीर नहीं होती है, इंपॉर्टेंट चीज होती है माइंड की, किसी का भी माइंड कैसे काम करता है। हाँ, कपड़ों से और शरीर से क्या होता है? होता है क्या कुछ? कपड़ों से और शरीर से कुछ नहीं होता है। इंटरनली आप क्या हो, आपका दिमाग कितना तेज है, वो होती है चीज। इसलिए आप ये मत देखो कि मैं गांव का हूँ, फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं, नंगे पैर हूँ, ऐसे समझ के आप मुझे बेवकूफ मत समझो। इंटरनली बहुत नॉलेज है मेरे पास, बहुत आगे हूं मैं। समझ में आ गई बात आपको? बहुत चमत्कार हैं इस दुनिया में, बहुत रहस्य हैं इस दुनिया के अंदर। most of this conversation was going on while I was giving him a lift in the truck, और मैंने उसको फिर अपने ट्रक में लिफ्ट दी कि चलो तुम्हें कहाँ जाना है, फिरोजगुड़ा जाना है या जहाँ कहीं भी जाना है, मैं तुम्हें अपने ट्रक में बिठा के छोड़ देता हूँ। तो हमारे जब हम जा रहे थे तो काफी सारी हमारी बातें हुई, ज्यादातर बात हमारी ट्रक में ही हुई जब हम जा रहे थे, जब मैंने उसको लिफ्ट दे रहा था। I had managed to get a straight answer out of him when I asked him where he was headed for. अब वो मुझे बता नहीं रहा था, लेकिन एक प्रश्न का जवाब तो मुझे मिल गया था जब जैसे तैसे करके मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो तब उसने मुझे जवाब दे दिया था भाई वो फिरोजगुड़ा जा रहा है, यानी कि कहाँ का रहने वाला है, फिरोजगुड़ा का रहने वाला है। ये जवाब तो उसने मुझे दे दिया था, बाकी मुझे अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहा था वो। विच वॉज नॉट फार आउट ऑफ माई वे, और जो कि मेरे रास्ते से ज्यादा दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू हॉप इन एंड ट्रेवल इन कंपैरेटिव कंफर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। और जब मुझे पता चला कि वो फिरोजगुड़ा जाने वाला है, मतलब ये सारी बातें उसकी उससे जो मेरी हो रही थी वो पहले ही हो रही थी, मैंने अभी हमने चलना शुरू नहीं किया है, ठीक है ना।
तो मैंने उसको कहा कि चलो आ जाओ, बैठ जाओ मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें फिरोजपुरा छोड़ देता हूँ। वी सून रीच्ड हिज डेस्टिनेशन, और शीघ्र ही हम उसके गंतव्य स्थल तक पहुंच गए, डेस्टिनेशन। वेयर अपॉन ही रैंक्ड मी वेयर अपॉन he thanked me once again and said that he would return my handkerchief after it had been cleaned next time we met. और फिर उसने मुझे धन्यवाद दिया, वेयर अपॉन ही थैंक्ड मी वंस अगेन, एक बार फिर से उसने मुझे धन्यवाद दिया वहां पहुंच के, और मुझसे कहा कि आपका रुमाल साफ होने के बाद अपन जब दोबारा मिलेंगे तब आपको मिल जाएगा। मतलब वो ये भी जानता था कि दोबारा मुलाकात होगी। I was about to ask him how he proposed to arrange our next meeting, और जब मैं उससे ये पूछने की कोशिश ही कर रहा था कि भैया तुम ये दोबारा मिलने की बात तुम कैसे कह रहे हो, कैसे मिलेंगे अपन। सो व्हेन ही डिडंट इवन नो हु आई वाज और विच पार्ट ऑफ द ह्यूज सैपर कैंप आई वाज इन, जबकि उसको पता भी नहीं है मैं कौन हूँ, इतने बड़े विशाल हमारा जो कैंप लगा हुआ है सैनिकों का, उसमें मैं कहाँ मिलूंगा। मैं तुझसे पूछने ही वाला था कि तुम मुझसे मिलोगे कैसे। सो बट बिफोर आई कुड बिगिन ही हैड फेडेड इनटू द नाइट, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात उससे पूछ पाता, वो रात के अंधेरे में गायब हो गया था, चला गया। क्लियर, समझ में आ रही है? Yes, sir. A few weeks later, my posting came through to general headquarters at New Delhi, और उसके कुछ सप्ताह के बाद ही मेरा ट्रांसफर हो गया वहां से। अभी मैं हैदराबाद के बेगमपेट में था, अब मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली के अंदर, जनरल हेडक्वार्टर में मेरा ट्रांसफर हो गया। एंड द नाइट बिफोर आई वाज ड्यू टू लीव, और वो रात जिस दिन मैं जाने वाला था, वहां से ट्रांसफर हो गया था, जाना था, तो जिस दिन मैं वहां से जाने वाला था उससे पहले वाली रात को क्या हुआ, फिर देखिए आप। कई सप्ताह बीत गए उस बात को, तो वो व्यक्ति उसको मिला था, कई सप्ताह तक कुछ हुआ नहीं, उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया, वो जाने वाला था, जिस दिन वो जाने वाला था उससे पहले वाली रात को क्या हुआ। एंड द नाइट बिफोर आई वाज ड्यू टू लीव कोइंसाइडेड with the arrival of fresh supplies of Canadian canned beer at the camp. तो उससे पहले वाली रात को क्या हुआ, हमारे कैंप के अंदर एक फ्रेश ताजा एक खेप आई थी कैनेडियन बियर की। और आर्मी में तो ये लोग ड्रिंक वगैरह होता है, बियर वगैरह पीते हैं, तो एक खेप आई थी बियर की। ये एक संयोग की बात है, एक संयोग है। तो खेप आई हुई थी रात को और मुझे दूसरे दिन जाना था। It also coincided with the visit to the camp of a remarkable troop of Indians led by a gentleman known as Professor Rao, who were said to perform amazing feats of strength. और ये भी एक संयोग की बात है कि उसी रात को हमारे कैंप के अंदर कुछ एक ऐसे भारतीयों का दल आया था जो साहसिक करतब दिखाते थे। साहसिक करतब आपने कभी देखे होंगे, हमने तो देखे हैं, कई कई दिनों तक लगातार साइकिल चलाना, और बहुत बड़े पत्थर को अपने चेस्ट के ऊपर रख करके उसको तुड़वाना, अपने दांतों से ट्रक को खींच लेना, इस प्रकार के करतब, आग पे चलना, इस प्रकार के करतब दिखाने वाला एक दल आया हुआ था हमारे कैंप में। यह भी एक संयोग की बात है, और इसका नेतृत्व किया जा रहा था कोई एक थे मिस्टर प्रोफेसर राव, जिनको कि कहा जाता था कि वो साहसिक करतब बहुत दिखाते हैं इस प्रकार के। एंटरटेनमेंट एट द कैंप वाज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एट दैट टाइम, और उस समय हमारे सैनिक कैंपों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि भाई सैनिकों के लिए मनोरंजन की कोई व्यवस्था की जाए, ऐसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था। एंड देयरफॉर दिस शो which had been laid on by the welfare officer was something not to be missed.
अब ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको हमारा जो वेलफेयर ऑफिसर था वो ऐसे कार्यक्रम को चूकना नहीं चाहता था, मतलब वो चाहता था कि उसके जो सैनिक हैं वो उस कार्यक्रम को देखें। सो आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट नॉट ऑल दैट वाइजली, तो अब हमको पता था कि एक तो बियर आई हुई है, बियर पियेंगे, और उसके बाद रात को ये प्रोग्राम होगा, कुछ भारतीय आए हुए हैं, ये अपने काम दिखाएंगे, अपने कर्तव्य दिखाएंगे, तो पूरा एक जोश टाइप था। तो हमने खूब सेलिब्रेट किया, लेकिन समझदारी से नहीं कि लिमिटेड लो और ज्यादा ऐसे मत करो। होता है ना, आदमी नशे में आने के बाद में ज्यादा हो जाता है कुछ। वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, और हम उसको देखने के लिए गए। किसको? उस साहसिक कार्यक्रम को जो भारतीयों के द्वारा किया जाना था, और बियर पी के हम लोग चले गए। इन एक्चुअल फैक्ट वी वेंट अलोंग विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिकी। और सही बात तो ये है कि हम गए तो इस उद्देश्य से थे कि वहां जाके मजे लेंगे उनके। किसके? वो जो कर्तव्य दिखाने वाले आ रहे हैं। होता है ना, कई बार परेशान करेंगे। बट आफ्टर अ वाइल, लाइक एवरीवन एल्स देयर, वी स्टेट टू वंडर। लेकिन थोड़ी देर में हमारी भी हालत ऐसी होगी कि जैसे दूसरे लोग वहां पर थे और जो उस कार्यक्रम को देख के भौचक्के रह गए थे, अचंभित रह गए थे, वो ही हालत हमारी भी हो गई। यानी कि कुछ ही देर में जब उन्होंने अपने कार्यक्रम दिखाने शुरू किए तो गए तो हम उनका मजाक उड़ाने थे, लेकिन जब हमने उनके कार्यक्रम देखे तो वास्तव में वो कार्यक्रम उनके इतने अच्छे थे कि हम भी भौचक्के रह गए, अमेज रह गए कि यार देखो क्या शानदार चीज दिखा रहे हैं। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। वास्तव में एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन था ये। When we arrived, the professor, who looked nothing like a strong man, had just called for 12 volunteers from the audience, whose task it was to bend an iron bar around his neck. तो सबसे पहला कर्तव्य क्या था, सुनिए आप जरा। जब हम वहां पहुंचे तो जो प्रोफेसर जो था, खुद जो लीडर था इनका, who looked nothing like a strong man, और दिखने में कोई वो ऐसे पावरफुल सा, ऐसे मजबूत सा आदमी नहीं लग रहा था कि बहुत अच्छा खासा हट्टा कट्टा हो, बहुत अच्छी बॉडी हो। नॉर्मल सा व्यक्ति दिखाई दे रहा था। had just called for 12 volunteers from the audience, और जो हम दर्शक थे उनमें से 12 लोग बुलाए उसने। आया प्रोफेसर, बीच में उसके प्रोग्राम चल रहे थे और चारों तरफ सर्किल बना करके लोग खड़े हुए थे और बीच में उसके प्रोग्राम चल रहे थे। तो प्रोफेसर आया और उसने 12 लोग बुलाए जो आर्मी के सोल्जर्स थे। इनमें से ही उसने 12 लोगों को बुलाया कि आ जाओ भाई। और उनको क्या किया पता है? 6 को अपने इधर खड़ा कर दिया और 6 को अपने इधर खड़ा कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? बीच में प्रोफेसर, आर्मी के 6 जवान इधर खड़े हुए और आर्मी के 6 जवान उधर खड़े हुए। अब उसको करना क्या है? एक लोहे की छड़, बड़ी सी, लगभग 12 फीट लंबी, 12 फीट लंबी एक लोहे की छड़। और वो छड़ भी कहां से मिली थी उनको? आर्मी वालों ने दी थी, मजबूत छड़ लोहे की, सरिया टाइप। और उनको क्या करना था? 12 लोगों को, 6 इधर वाले और 6 इधर वाले, वो जो सरिया था, वो जो रॉड था जो लोहे का 12 फीट लंबा, उस प्रोफेसर की गर्दन से लगाना था उसको, बीच में, बिल्कुल बीच में से। 6 फीट इधर चला जाए, 6 फीट इधर चला जाए, बीच में लेकर के, और उसको मोड़ना था। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि गर्दन पर ऐसे टिका के उसको 6 जने इधर से मोड़ेंगे और 6 जने इधर से मोड़ेंगे। समझ में आ गई बात आपको? जोर कहां पड़ेगा? उसकी गर्दन के ऊपर। लेकिन ये काम उन 6 लोगों को करना था। whose task it was to bend an iron bar around his neck. एक आयरन बार को उसके गले के दोनों तरफ मोड़ देना था। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर वाज अबाउट 12 फीट लॉन्ग। और जो आयरन बार
आर्मी के स्टोर रूम से मिली थी, कैंप के स्टोर रूम से मिली थी, यानी कि अपने साथ नहीं लेके आए थे। वो 12 फीट लंबी थी। एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजॉन्टली विद द मिडिल ऑफ इट प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रोट। और उसने क्या किया, प्रोफेसर ने उसको ऐसे आड़ा ऐसे पकड़ के अपने गले से लगा लिया, आधा इधर और आधा इधर, ऐसे पकड़ लिया कि अब मोड़ो इसको। He then arranged the volunteers 6 on either side of him। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद उसने 6 वॉलेंटियर दोनों तरफ लगा लिए। On the professor's signal, the volunteers began to push with all their might, and the iron bar was bent into a U shape around his neck। और जैसे ही प्रोफेसर ने इशारा किया, 6 इधर से मोड़ने लगे और 6 इधर से मोड़ने लगे, और गर्दन पे उसकी टिकी हुई थी रॉड, और उन दोनों तरफ के 6 लोगों ने उसको यू शेप में कर दिया, मोड़ करके। क्लियर हुआ आपको? ये साहसी कर्तव्य है, ये एक्चुअली योगिक क्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा पॉसिबल हो जाती हैं ये चीजें। अदर फीट्स फॉलोड, और भी कर्तव्य दिखाए गए। बट द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट वाज एन अनफॉरगेटेबल, एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस द प्रोफेसर हैड साइंड अ डॉक्यूमेंट टू द इफेक्ट दैट इफ एनीथिंग हैपेंड टू हिम the British Army could in no way be held responsible। अब एक जो आखिरी कर्तव्य था उस प्रोफेसर का, वो अविस्मरणीय था, बुलाने वाला नहीं था। एंड बिफोर ही परफॉर्म्ड इट, और अपना ये कर्तव्य दिखाने से पहले, द वेलफेयर ऑफिसर अनाउंस्ड, जो हमारा वेलफेयर ऑफिसर था उसने ये घोषणा की, उसने कहा कि दैट ऑन हिज इंसिस्टेंस, कि इसके आग्रह पर, किसके आग्रह पर, प्रोफेसर के आग्रह पर, द प्रोफेसर, सॉरी एक मिनट, उन्होंने घोषणा की वेलफेयर ऑफिसर ने कि मेरे आग्रह पर इस प्रोफेसर ने एक कागज के ऊपर साइन किए हैं, टू द इफेक्ट दैट इफ एनीथिंग हैपन टू हिम, और उस कागज में ये लिखा हुआ है कि अगर उसको कुछ हुआ, ये कर्तव्य दिखाते हुए, अगर प्रोफेसर को ये कर्तव्य दिखाते हुए कुछ हो गया, तो द ब्रिटिश आर्मी कुड इन नो वे बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, तो इसके लिए किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सेना को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। यानी कि प्रोफेसर को यह लिख के देना पड़ा था कि भाई अगर इस कर्तव्य को दिखाते हुए मुझे कुछ हो गया तो इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, ब्रिटिश आर्मी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। इट वॉज ओनली टू दीज टर्म्स दैट द प्रोफेसर वॉज अलाउड टू परफॉर्म हिज क्लोजिंग एक्ट, और इसी शर्त पर कि भाई तुम ऐसा लिख के दोगे, प्रोफेसर को ये कर्तव्य दिखाने की अनुमति दी गई थी। क्लियर हो गया आपको? ओके, थैंक यू वेरी मच। इतना ही रखते हैं आज अपन इसको।